हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। मैं सुभाष समरा, फिजिक्स लेक्चरर, आपका शेखावटी एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारा एक चैनल और है शेखावटी फिजिक्स पॉइंट के नाम से। वहाँ पर भी आपको बहुत सी क्लासें मिलेंगी और छोटे स्कूल प्रोग्राम के कुछ वीडियोस मिलेंगे, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वही कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक है और उसका चैप्टर नंबर 10 है। उसका हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट में व्यतिकरण की शर्तें लास्ट क्लास में हम पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है। कि समपोषी व्यतिकरण बने तो क्या करना, उसके कलांतर पथांतर वगैरह क्या है, और विनाशी व्यतिकरण बने तो उसके क्या है। उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं जैसे कला संबंध और असंबंध जो प्रकाश स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यंग का द्वितीय प्रयोग, हम वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, ठीक है। तो करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, गणितीय विश्लेषण, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पर, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है ना। देखो, मान लीजिए एक ही माध्यम में हमने कुछ कंडीशन रखी है कि जैसे मान लीजिए लगभग समान आयाम, समान आवर्ती की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में संचित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की परिणामी माध्यम के कुछ बिंदु पर परिणामी आयाम और तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदु पर न्यूनतम होती है, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम दो जो प्रकाश तरंगें उनके समीकरण लेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, क्या क्या है। जब समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की, जब लगभग जब लगभग समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में की दो तरंगें एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में तथा एक ही माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती, ठीक है। यदि इन तरंगों के व्यापक समीकरण, यदि इन के व्यापक समीकरण निम्न हो तो एक का तो आ जाएगा y1 बराबर आएगा a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और दूसरी क्या आने वाली है जी, के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, और सॉरी माफ कीजिएगा एक मिनट, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर एक। और दूसरी है आपकी y2 बराबर है a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस
ये समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, ऐसा ऐसा कुछ आने वाला साहब। ये बात है साहब। ठीक है जी, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2, ये आने वाला है। ठीक है, या y बराबर a1 कितना है आपका, सॉरी y1 कितना है, a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको हम यूं कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यूं कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखो तो देखिए यहाँ अब एक सूत्र है, देखो सूत्र क्या है जी, साइन ए प्लस बी का। तो ये है साइन ए प्लस बी का है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये यहाँ पर लागू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या मिलने वाला है, तो क्या आएगा, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2। तो इसका देखो क्या बन गया, ये आपका साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर आपका कोस फाइव प्लस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y बराबर क्या आ गया, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी a2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस a2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a2 कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, अब देखो आपके देखो कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, एक तो देखो ये आ जाएगा, इसके साथ साथ आपका एक है ये कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो देखो इधर कर देते हैं थोड़ा, तो देख लेते हैं y बराबर, अब इस टर्म्स में देख क्या कॉमन आ रहा है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो बच्चे का क्या जी, देखो ऐसे बन जाएगा a1 प्लस, यहाँ पर तो a1 ही है, आगे सर कॉमन, यहाँ पर देखो a2 cos फाइव है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा a2 cos फाइव, और क्या रहेगा जी, ये क्या रहेगा, ये रह गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद ये रह गया आपका प्लस a2 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, ये समीकरण लगा देते हैं आप लोग, 1 2 3, माना a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर मान लेते हैं r cos थीटा, यह समीकरण नंबर 4, तथा आपका यह आ जाएगा a2 साइन फाइव को मान लेते हैं r साइन थीटा, यह समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं जी। ठीक है, अब देखो आप हो गया, अब देखो ये मान यहां रख देते हैं, तो समीकरण 3,4 व 5 से, तो y बराबर देखो क्या आ गया, ये आ गया आपका r कोस थीटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर आपका है प्लस a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव की जगह क्या लिखना है, r साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है यहां पर,
आर कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो वापस ये सूत्र बन चुका है कौन सा, देखो इसको मैं थोड़ा, अगर मैं इसको यही लिख दूं कि इसको जैसे मान लीजिए ये है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं, तो देखो इसको यही लिख दूं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड कोस थीटा। इसी प्रकार देखें इसको मैं पहले लिख दूं तो देखो कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां देखिए तो यही फॉर्मूला लग जाएगा ये आपका। तो देखो यह y बराबर क्या आ गया r, तो क्या बन गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आ गया साहब आपका, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 6। और ये समीकरण नंबर जो 6 है ये परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। और यहां से हमारे को क्या मिल रहा है कि परिणामी तरंग है वो उसकी जो आवृत्ति है वो जो मूल तरंगे थी y1 उनमें मिलती है साहब। ठीक है, कहीं देख तो लेता हूं, कर तो नहीं रहा वीडियो को, थोड़ा बहुत कटेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो थोड़ा यार क्लास से भी, ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दूंगा यहां से। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या किया, व्यक्तिकरण का गणित विश्लेषण पढ़ने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एक जब लगभग समान आवर्ती और लगभग समान आयाम की दो तरंग एक के माध्यम में एक ही दिशा में संचित होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो ये जो घटना है उसको बोलते हैं व्यतिकरण। हालांकि वो मान लीजिए अधिकतम प्राप्त होती है, संपोषी है, न्यूनतम प्राप्त विनाशी, वो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, इस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यतिकरण की घटना को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दो प्रकाश तरंगों के समीकरण लिए। एक का है y1 बराबर है a1 sin के x माइनस ओमेगा टी। ये समीकरण आपको मिलेंगी कक्षा 11 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में और 15 में वही मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण हमने ली a2 sin के x माइनस ओमेगा टी। यहाँ जो ये आपका फाई है ये कलांतर है उन दोनों तरंगों के बीच में, कलांतर। ठीक है, ये दोनों तरंगें मान लीजिए एक ही माध्यम से अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो आ जाएगा उन तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर, यानी y1 प्लस y2। तो हमने अलग अलग रख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो हमने इसकी जगह ये देखो, ये तो हमने बना दिया a और ये बना लिया b, और ये फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस बी बराबर साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमारे सामने, ये पूरी समीकरण खुल के आ गई। अब जहां जहां हमने देखो क्या दिया, a1 sin के x माइनस ओमेगा टी, और देखो एक इसमें ये तो एक तो a1 sin के x माइनस ओमेगा टी, एक इसमें देखो यार है, तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखो क्या बचा, यहाँ पर तो sin के x माइनस ओमेगा टी था, यहाँ पर रह गया केवल a1, तो ये रहा a1। फिर यहाँ पर देखो a2 cos फाई, ये रह गया, ये बार हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद अगली टर्म्स ऐसे कैसे उतार ली। अब देखो माना कि a1 प्लस a2 cos फाई है, उसको तो हमने मान लिया r cos थीटा, और जो ये है a2 sin फाई हम इसको मान लिया r sin थीटा। ये वैल्यू हमने यहां रख दी, तो यहां पर हमारे y बराबर क्या बन गया, इसकी जगह तो हमने लिख दिया r cos थीटा, और ये sin के x माइनस ओमेगा टी ऐसा कैसा है, फिर प्लस a2 sin फाई की जगह हमने क्या लिख दिया r sin थीटा, ये cos के x माइनस ओमेगा टी ऐसा कैसा है, r कॉमन लिया दोनों में, देखो यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया जी हमारे पास, तो sin के x माइनस, इसको हमने देखो एक्चुअली किया क्या है, इसको हमने पहले ये रख दिया उसके बाद ये रख दिया, ठीक है, प्लस उस पहले ये रख दिया उसके बाद ये रख, ताकि ये फॉर्मूला वापस ये हमारा ये फॉर्मूला बन जाए। तो हमने फिर क्या रख दिया, y बराबर रख दिया r, ये है ही आपका, ये बन गया आपका sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। और हमारे को ये समीकरण क्या बता रहा है कि परिणामी तरंग की आवर्ती वो जो मूल तरंग थी अध्यारोपित हुई उनकी समान ही है। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले, हम आगे वाला स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं तो यहां आर क्या है जी, ये समीकरण 6। तो समीकरण 6 में
आर है परिणामी तरंग का आयाम एंड थीटा क्या है, परिणामी तरंग की दिशा। ठीक है, अब देखो परिणामी तरंग का आयाम निकालना है। तो देखो यह नया टॉपिक है, एक है तो इसी का ही, परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, हाँ जी। तो यहां इसको लिखेंगे थोड़ा सा, यहां अगर आपके पास जगह है, यही इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, यही परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। कौन सा? समीकरण 6। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम निकालेंगे तो ये समीकरण 4 और 5 नहीं है क्या, इनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 को का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ते तो देखिए आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका लिखेंगे तो क्या आने वाला है, a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां से हमने क्या लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या रहेगा जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिलने वाला है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सॉरी कोस स्क्वायर फाई। लाइए गर्मा गर्म साफ पीते हैं, जम कर एकदम 20-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a1 a2 कोस फाई प्लस ये हो जाएगा a2 साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स साथ में ले लेते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म से ये टर्म a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या रहेगा अंदर, ये रहेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये रहेगा आपका 2a1 a2 कोस फाई। इसकी वैल्यू वही सूत्र लग जाएगा, तो क्या रहेगा, यह आर स्क्वायर बराबर, तो यह आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। यह आ गया साहब आपका समीकरण नंबर, ये भी परिणामी आयाम का समीकरण है, इसको समीकरण नंबर लगा देते हैं 7। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा इसको हटा ही देते। सर्दी बहुत ज्यादा है, चाय भी बहुत शानदार है। या फिर या आर बराबर, तो यह आ जाएगा अंडूड में, अंडूड में क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये आपका आने वाला है साहब परिणामी आयाम का समीकरण, ये समीकरण नंबर 8 आ चुका है। यही है आपका समीकरण 8। समीकरण 8 परिणामी आयाम का सूत्र है, आयाम का
सूत्र है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। परिणामी तरंग की दिशा क्या निकालेंगे? परिणामी तरंग की दिशा। ठीक है, निकालते हैं। देखिए यहां पर देखो एक समीकरण 4 और 5 आए थे, यहां पर लिखा है यहां पर। तो एक काम करते हैं, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर तो ये था आपका आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा बराबर। अब इसकी जगह हमारे पास देखो, हाँ तो ये आने वाला था यहां पर A2 साइन फाइव बटे A1 प्लस A2 कोस फाइव। आर से आर करके साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या रहेगा जी? टेन थीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा A2 साइन फाइव बटे A2 प्लस A1 प्लस A2 कोस फाइव, या फिर टेन इनवर्स यह आएगा A2 साइन फाइव प्लस A1 प्लस A2 ये आ गया आपका, ये समीकरण नंबर आपका 9। तो समीकरण 9 परिणामी तरंग की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद हम निकालने वाले हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता यहां लिखेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात हम सबके अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे यहां पर। अर्थात तीव्रता, हाँ अर्थात ठीक है। अब प्रथम तरंग की, द्वितीय तरंग की, परिणामी की। ठीक है ना, तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या जमता है, क्या क्या नहीं जमता जी। तो देखो प्रथम तरंग की तीव्रता I1 समानुपाती है A1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज है I1 बराबर सी के A1 स्क्वायर। फिर है द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 समानुपाती है A2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज I2 बराबर सी के A2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया जी? परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता I समानुपाती है R स्क्वायर। दिस इंप्लाइज I बराबर सी
के आर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम समीकरण लगा देते हैं 10, ये 11 एंड ये 12। समीकरण 10, 11, 12 का मान समीकरण एक काम करते हैं 7 में रख देते हैं, या देख लेते हैं। देखिए समीकरण जो आपका 7 है उसको टोटल को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी आपका काम हो सकता है। इतना आप किससे छोड़ ले, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या है कि समीकरण जो 6 में जो r है वो परिणामी तरंग का आयाम r है, और जो थीटा है वो परिणामी तरंग की डायरेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा देखो हमारे परिणामी तरंग का आयाम निकालना है, तो समीकरण 4 और 5 हमने मानी थी a1 प्लस a2, ये जो cos फाई था उसको हमने माना था आपका r sin r cos थीटा, और एक a2 sin फाई था उसका माना था r sin थीटा। अब उनका वर्क करके हम जोड़ देंगे, तो देखो ये वर्क करके जोड़ेंगे, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों का वर्क करेंगे, फिर यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे आपके सामने, फिर ये एक सरल समीकरण बन गई, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर इस टर्म्स को इस टर्म को साथ में ले लिया तो a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फिर अंदर वही रहेगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, उसकी वैल्यू 1 है, तो ये रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, ये देखो ऐसे, तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये रहेगा फिर। अब ये परिणामी आयाम का ही सूत्र है, इसको हम जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल ये आपके सामने आने वाला है। ठीक है, ये परिणामी आयाम का परिणामी तरंग का जो आयाम है, समीकरण से परिणामी आयाम का सूत्र एक ही बात है, परिणामी तरंग का आयाम है, आयाम का सूत्र है। फिर परिणामी तरंग की तीव्र दिशा, तो समीकरण जो 5 है उसमें 4 का भाग लगा देंगे, तो आपके सामने यह मिलने वाला है। देखो समीकरण 5 है r sin थीटा बराबर है a2 sin फाई, ये r cos थीटा, ये समीकरण 4 था r cos थीटा बराबर है a1 प्लस a2 cos फाई, r से r कैंसिल, sin थीटा बराबर tan थीटा हो गया, ये आपका थीटा बराबर निकलेंगे tan इनवर्स, ये आ गया परिणामी तरंग की डायरेक्शन दिशा आ गई। उसके बाद हम निकलेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता, हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो पहले क्या निकलेंगे तो i1 समानुपाती a1 स्क्वायर, वहां समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो k कांस्टेंट आ गया, फिर इसी प्रकार i2 का, फिर परिणामी का निकलेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है जी, तो हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं, क्या क्या हो रहा है देखिए। अब देखो जी, यहां लिखेंगे समीकरण 7 को k से गुणा करने पर, समीकरण 7 को k से गुणा करने पर, तो क्या आने वाला समीकरण 7 आपका r स्क्वायर था, r स्क्वायर बराबर था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो यहां से देखिए k r स्क्वायर, ये आपका आ गया है k a1 स्क्वायर, k a2 स्क्वायर, ये आ गया 2, यहां पर 2। अब यहां पर जो k है उसको हम लेंगे रूट के, ऐसे लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहीं से भी आपको मैं बहुत कुछ दिलाऊंगा। देखिए इसको लिखेंगे, अब जैसे मैं यहां से ये निकालूं, जैसे ये i1 है, तो इसका एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, यहां से दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये रूट i1, और अब देखो इसका दोनों तरफ तो ये तो रूट में रहेगा, लेकिन a1 तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या मिलने वाला हमारे को a1 रूट के। ठीक है, और इसी प्रकार ये क्या आएगा, रूट i2 बराबर आएगा a2 रूट के। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे रूट के। ठीक है, अब यहां पर a1 ये आपका था आपका था ना a1 अरे a2, तो यहां लिख देंगे a1 रूट के इंटू फिर है आपका a2 रूट के। ठीक है, और ये आपका cos फाई। ठीक है, अब देखो आप या के आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर देखो यहां पर समीकरण 12 में देखो कितना है i, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी i। के a1 स्क्वायर, ये समीकरण देखो आपका 11 में, तो 11 में क्या आ गया आपका, तो ये आ गया i2। ठीक है, अब के a2 कितना है, सॉरी ये i1 माफ कीजिएगा, और फिर ये देखो क्या है के a2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका i2 प्लस 2 a1 रूट के, a1 रूट के देखो a1 रूट के ये कितना है रूट i1 के बराबर, तो ये आएगा रूट i1 इंटू ये कितना आएगा रूट i2 cos फाई, या i बराबर ये आ गया आपका i1 i2 प्लस 2 रूट
I1 I2 और ये आएगा आपका cos फाई। ये आ गया आपका परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण। ये समीकरण नंबर है आपका 13। ठीक है, समीकरण 13 परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण है। ठीक है, अब हम आगे निकालने वाले हैं 1 बाय 1 आगे संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो ये समीकरण 13 परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण है। अब हम निकालेंगे संपोषी व्यतिकरण, उसमें कलांतर पदांतर वगैरह निकालेंगे। उसके बाद विनाशी व्यतिकरण उसकी निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बता देते हैं थोड़ा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं संपोषी एंड विनाशी व्यतिकरण। में थोड़ी सी सही डाल लेता हूं, 1 सेकंड माफ कीजिएगा। यहां पढ़ने वाले हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या पढ़ने वाले हैं जी? संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपका जो कोस फाई है उसकी वैल्यू शर्त है उसके लिए कि संपोषी व्यतिकरण होने के लिए क्या शर्त है कि कोस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आइए मेरे साथ। हाँ जी, और संपोषी व्यतिकरण एक और है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए हम जानते हैं कि परिणामी आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है। अब हमारे पास परिणामी आयाम का क्या सूत्र है था? R बराबर अंडर ऑफ R1 प्लस सॉरी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब ये अधिकतम कब होगा जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए परिणामी तीव्रता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब आपके cos फाई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हाँ, इस व्यतिकरण में परिणामी आयाम व तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इसके लिए आवश्यक है कि cos फाई बराबर 1। इसके लिए आवश्यक है कि cos फाई बराबर कितना? 1। अब देखो यहां लिखेंगे या तो cos फाई बराबर 1 कब आएगा? जब फाई बराबर कितना हो? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इसी प्रकार 2n। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां से फाई बराबर क्या निकलेगा? cos इनवर्स 1 या फिर फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट 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 2n पाई। यहां n बराबर क्या है जी? 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, पता है फाई बराबर कितना आ गया जी आपका? 2n पाई। यहां n बराबर 0, 1, 2, 3
यही आपका हम अगर आगे समीकरण बढ़ाना चाहें तो हमारे पास है समीकरण 13 आ गया था, इसको हम समीकरण 14 ले लेते हैं जी। ये समीकरण 14 है, ये संपोषी व्यतिकरण में कलांतर है जी, ठीक है। यही, हाँ मैं लिख देता हूं यहां पर, यही संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का सूत्र है। क्या हो जी कलांतर का सूत्र? संपोषी व्यतिकरण 5/2n, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 5 6, यानी मान लीजिए एक ही माध्यम में संचरित हो रही है, उन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर का मान लीजिए 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्य में संपोषी व्यतिकरण ही बनेगा। यहां लिख देते हैं समीकरण 14 से स्पष्ट है कि, समीकरण 14 से स्पष्ट है कि जब प्रकाश तरंगों के मध्य, स्पष्ट है कि जब प्रकाश तरंगों के मध्य, प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर, मध्य कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट 2n पाई हो तो इनके अध्यारोपण से, हो तो इनके अध्यारोपण से संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ठीक है। ये आगे साहब, अब हम निकालेंगे पथांतर। क्या निकालेंगे जी? पथांतर, क्योंकि हम जानते हैं कि पथांतर बराबर होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। क्या सूत्र होता है जी? तो हम निकालें यहां पर पथांतर निकाल लेते हैं जी, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या है? लेमड़ा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि, तो पथांतर होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ठीक है। यहां से लेमड़ा अपॉन 2 पाई, और ये कितना है? कलांतर कितना है आपका? ये पाई है, तो कलांतर कितना था यहां पर? 2n पाई, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां पर ये डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया जी? n लेमड़ा आ चुका है जी। ये समीकरण नंबर आपका है 15। तो समीकरण 15 संपोषी व्यतिकरण में पथांतर का सूत्र है, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर का सूत्र है। अगर हम मान लीजिए यहां से देखिए, या डेल्टा एक्स बराबर n बराबर 0 1 2 3 4 रखें, तो देखो क्या आने वाला है? 0 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा डॉट 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 n लेमड़ा। अर्थात एक ही माध्यम में अगर मान लीजिए प्रकाश तरंगें संचरित हो रही है और उनके मध्य मान लीजिए पथांतर 0 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा डॉट डॉट n लेमड़ा हो, तो उनके अध्यारोपण से हमारे को संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, ठीक है। यदि दो प्रकाश तरंगों के मध्य, अर्थात यदि दो प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर 0, लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा डॉट डॉट n लेमड़ा हो, तो वहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो वहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है जी। और यहां पर भी मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा सा यहां लिख देते हैं कि यहां n बराबर 0 1 2 डॉट हिसाब से, ठीक है जी। कहीं कर तो नहीं रहा वीडियो?
नहीं कट रहा है, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ 40 मिनट की क्लास होगी। अब देखो संपोषी व्यतिकरण आयाम क्या क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो यहां देखो, यहां लिखते हैं संपोषी व्यतिकरण में आयाम। तो देखो चूंकि हम समीकरण 8 से क्या लिखेंगे, समीकरण 8 से, तो समीकरण 8 क्या था जी हमारे पास, r बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, या r बराबर, अब देखिए अंडर ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, क्यों कि cos फाई की वैल्यू तो 1 है भाई। हमने ये लिखा है संपोषी व्यतिकरण में कि संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है, और उसके लिए शर्त ये है कि cos फाई की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ आ गया, अब ये बन गया क्या सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये। तो देखो क्या बन गया, या r बराबर अंडर ऑफ ये बन गया आपका a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, या फिर ये आ गया r मैक्स, इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2। ये है साहब आपका संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का सूत्र, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का सूत्र। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं समीकरण नंबर जैसे 15, दिया जाएगा समीकरण नंबर 16। इसी प्रकार संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता। तो देखो ये चूंकि I बराबर क्या होता है, I1 I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, या I बराबर I1 I2 2 रूट I1 और ये आपका I2 cos फाई की वैल्यू कितनी 1। तो यहां इसको हम क्या लिखने वाले हैं, या I बराबर, तो यह इसको हम लिख देंगे आपको रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये इसकी अधिकतम वैल्यू है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बाकायदा बिना किसी, हाँ तो ये I मैक्स लगा देते हैं यहां पर, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये आपका आगे एक नया फॉर्मूला फिर आ चुका है, ये समीकरण नंबर आपका 17 जी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस स्थिति में आप स्क्रीन शॉट लेते रहे साथ साथ में। हाँ देखो, अब संपोषी हमने देखो संपोषी व्यतिकरण में मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि संपोषी देखो इस व्यतिकरण में परिणामी आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है। इसके लिए आपसे एक शर्त क्या जी, cos फाई की वैल्यू एक होगी। अब cos फाई की वैल्यू कब कब होगी, जब फाई का मान 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, ये 14 पाई 16 पाई, मतलब पाई का समगुणज, तो 2n पाई हो गया लास्ट में। तो 5 बराबर कितना आ गया, 2 पाई। यही तो कलांतर का सूत्र है, याद रखें। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर होता है 5 बराबर 2n पाई, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहां पर अब यही संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का सूत्र है। अब चलते हैं समीकरण 14 से स्पष्ट क्या है, समीकरण 14 से स्पष्ट है कि जब प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई है, तो इनके द्वारोपण से संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे पथांतर। तो पथांतर का क्या फॉर्मूला होता है जी, लैम्डा बटे 2 पाई इनटू कलांतर, और कलांतर का अगर मान लीजिए सूत्र निकालें तो ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर। ठीक है, अब देखो जी, ये वैसे के की फॉर्मूला होता है के बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो कलांतर हमने निकाला है ये 2n पाई, तो देखो पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो n लैम्डा रह गया। मतलब पथांतर का सूत्र क्या होता है, n लैम्डा, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 5 ऊपर वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए यदि क्या लिखा हमने, अर्थात यदि दो प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा डॉट n लैम्डा हो, तो उनके अध्यारोपण से संपोषी व्यतिकरण हमारे को प्राप्त होता है। ठीक है, मोटा मोट इस बात को स्पेशली याद रखें, पथांतर का ये। अब हम पढ़ने वाले हैं कि संपोषी व्यतिकरण में आयाम का क्या होता है, क्या फॉर्मूला आएगा, तीव्रता क्या होगा। आयाम का हमने परिणामी आयाम का सूत्र क्या निकाला था, r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो जहां पर हमने cos फाई की वैल्यू हमने एक रख दी संपोषी व्यतिकरण में, तो क्या बन गया, r बराबर बन गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बन गया। ठीक है, अब यहां पर ये फॉर्मूला बन चुका है, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब उसका वर्गमूल ले लिया, तो ये आ गया
आर बराबर A1 प्लस A2 जो कि अधिकतम वैल्यू है, तो हमने लिख दिया इसको आर मैक्सिमम। ठीक है, इसी प्रकार हम परिणामी जो आपकी तीव्रता है उसकी भी हमने वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये सूत्र हम जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव की वैल्यू संपोषी व्यतिकरण वेग होती है। तो यहाँ पर देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको यहाँ इसको ये बन गया वापस वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, इसको वापस खोलेंगे तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगी। ठीक है, ये भी परिणामी तरंग का अधिकतम मान है, यानी तीव्रता का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब हम एक कंडीशन और निकालेंगे, अगर मान लीजिए संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो और अगर तीव्रता है मान लीजिए दो अध्यारोपित हो रही है, उनके अगर आयाम और तीव्रता दोनों अगर बराबर हो तो देखिए हमारे पास आगे स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अरे भाई डस्टर कहाँ गया, ओह यहाँ रह गया क्या। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो तो यदि, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो देखो यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो तो देखिए A1 बराबर A2 बराबर A माना, हमने A1 और A2 के बराबर मान लिए। फिर देखो यहां लिख देते हैं I1 बराबर I2, सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं यार, दोनों तरंगों के आयाम और तीव्रता बराबर हो, चलो एक बियरिंग। तो देखो तो हो तो A1 बराबर A2 बराबर A मान लिया, तो देखो तो परिणामी आयाम, तो देखिए R बराबर अंडर रूट ऑफ A1 की जगह भी A रखना है प्लस यहां पर भी कितना, ये सीधा आपको R मैक्स निकाला ना, ये R मैक्स, तो क्या निकाला था R मैक्स, A1 प्लस A2 ये तो निकाला था। अब इसकी जगह भी A, इसकी जगह भी A, तो कितना आ गया जी 2A आ गया R मैक्स, कितना आ गया 2A आ गया। अगर मैं बात करूं, अगर यदि परिणामी तीव्रता की बात करें, परिणामी तीव्रता की, ठीक है, अब यहां से अगर मैं निकालूं, जैसे मान लीजिए हाँ परिणामी तीव्रता निकालूं, तो परिणामी देखो तीव्रता तो वो क्या होती है, यही तो होती है और क्या है, तो यहां से देखिए ये निकालूं या के आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आई बराबर के आर की वैल्यू, यदि आर मैक्स आ जाएगा यहां पे, ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 2a का होल स्क्वायर हो गया, तो आई बराबर क्या आएगा के 4a स्क्वायर, ये भी आता है। अब देखो यदि दोनों तरंगों की तीव्रता, दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो I1 बराबर I2 बराबर I नोट माना, मान लिया I नोट क्या, तो देखो सूत्र क्या है हमारे पास, I मैक्स का वो है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो देखो I1 की वैल्यू कितनी I नोट, वो भी देखो रूट के अंदर, प्लस ये भी रूट I नोट का होल स्क्वायर, डबल हो गया तो 2 रूट I नोट, ठीक है, तो ये देखो 4 I नोट आ जाएगा ये, तो ये कितना आ गया I मैक्स, ये भी I मैक्स आने वाला है, ठीक है, ये भी आ गया आपका। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, इस समीकरण की इस समीकरण में तुलना करूं तो देखो क्या मिल गया मेरे को, 4 I नोट बराबर आ गया 4ka स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो I नोट बराबर कितना आ गया ka स्क्वायर, ये आ गया साहब, क्या आ गया जी ये, ठीक है, तो ये भी आपके सामने हाजिर है, पेश है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले,
क्लास तो काफी लंबी होगी, 50 मिनट की होगी मेरे ख्याल से। हम कल पढ़ने वाले विनाशी व्यतिकरण के बारे में, आज इतना लेंगे, बहुत इतनी, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से क्लास समझ में आई होगी आपको, बढ़िया लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम जल्द ही आपको कक्षा 12 के प्रैक्टिकल क्लास जल्द, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम डिक्लेयर हो चुकी है आरबीएससी की तरफ से, 19 से स्टार्ट है, तो हम आपको शायद कल से, आज तो इतना टाइम नहीं मिला, कल से 100% कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल डाला जाए एकदम, ठीक है, कि प्रैक्टिकल की जो भी है वो क्लासें डालते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।